Okay, so let's start with P block 1. तो पी ब्लॉक 1 में दो ग्रुप है हमारे पास. वी हैव ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14. ग्रुप 13 बेसिकली बोरॉन फैमिली है एंड ग्रुप 14 इज कार्बन वाला जो ग्रुप है. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप 13 फर्स्ट. बोरॉन फैमिली. बोरॉन फैमिली में खास बात क्या है कि भाई आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज गोइंग टू बी NS2 NP1. पी ब्लॉक की शुरुआत बेसिकली यहाँ से हो रही है. P1 कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में आ रहा है. ठीक है, तो पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है. मेंबर्स क्या है यहाँ पर? वी हैव बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम. गैलियम के बाद इंडियम भी आ जाएगा यहाँ पर, एंड थैलियम. ठीक है, इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल क्या रहती है, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ रहती है +3. अब वो हमेशा +3 हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है. अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कंबाइंड है, तो -3 भी हो सकती है. दैट विल डिपेंड, बट इन जनरल इट इज 3. ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3. ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज S2P1. 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो यूजुअली दे मेक 3 बॉन्ड्स. बोरॉन की अगर यहाँ पर हम बात करें तो बोरॉन के दो आइसोटॉप्स हमें नेचर में देखने को मिलते हैं. दो मेजर आइसोटॉप्स. एक तो बोरॉन 10 एंड एक बोरॉन 11. ठीक है, तो ये मास नंबर है 10 एंड 11. 10 वाला कम मिलता है नेचर में, हालांकि इतना कम नहीं है जैसे कार्बन में. कार्बन 14 बहुत कम होता है, उतना नहीं है. इट इज अराउंड 19% एंड दिस वन इज अराउंड 81%. तो मेजर जो आइसोटोप है दैट इज बोरॉन 11. ठीक है, एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम आपका मोस्ट अबंडेंट मेटल है. मोस्ट अबंडेंट मेटल, नोट द वर्ड मेटल, एलिमेंट नहीं लिखा है मैंने. मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट. तो अर्थ क्रस्ट आप जानते हैं, क्रस्ट अर्थ का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज अर्थ क्रस्ट. ठीक है, तो अर्थ की सरफेस के ऊपर मेटल जो है सबसे ज्यादा कौन सा होता है? एल्यूमिनियम. एंड इट इज थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट. थर्ड मोस्ट abundant element on earth crust. तो एलिमेंट थर्ड मोस्ट अबंडेंट है, मेटल मोस्ट अबंडेंट है, यानी कि पहले दो जो हैं वो नॉन मेटल हैं. तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या मिलता है हमें अर्थ की सरफेस पे? दैट इज ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन थोड़ा सरप्राइजिंग सा आपको लगेगा कि भाई अर्थ की सरफेस पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है. तो सरफेस जो है बेसिकली सैंड है. ठीक है, अब सैंड का जो कंपोनेंट है मेजर वो क्या है? सिलिका, SiO2. तो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल है यहाँ पे. ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाली एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज अराउंड 45.5%. ठीक है, सेकंड इज सिलिकन. ऑब्वियसली SiO2 है. सेकंड इज सिलिकन. सिलिकन इज 27 पॉइंट. ये परसेंटेज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. नो वन विल आस्क यू परसेंटेज. बस याद ये रखना है कि ऑक्सीजन ज्यादा होता है और सिलिकन कम होता है. एंड थर्ड वन इज अल्यूमिनियम. That is around 8.3%. Again, percentage are not very important. ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ये लिख दिया है, आपको याद नहीं रखना है. ठीक है, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, दीज आर द एलिमेंट्स इन बोरोन फैमिली.
अब यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली चीज हम देख लेते हैं कि भाई पहले क्या है, एटॉमिक रेडियस है, कि साइज क्या है एटम का। तो इनमें से काफी सारी चीजें हम पीरियोडिक में ऑलरेडी कर चुके होते हैं। तो अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखेंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, सो let me write it completely, increases, so size also increases, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से साइज भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पे आइडियली व्हाट वी शुड ऑब्जर्व कि डाउन द ग्रुप स्मूथ डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, इंडियम एंड देन थैलियम। लेकिन हम देखते क्या है कि यहाँ बीच में एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या है कि भाई आपका जो ये गैलियम है ये स्मॉल है और एल्यूमिनियम का साइज थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर है ये करेक्ट नहीं है। वाई इट इज नॉट करेक्ट एंड व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर? तो करेक्ट ऑर्डर क्या है कि गैलियम गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का साइज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो दैट इज द एक्चुअल ऑर्डर, तो दैट इज द एक्चुअल ऑर्डर। तो एल्यूमिनियम का साइज बड़ा क्यों है, गैलियम का साइज छोटा क्यों है, ऑल्दो नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पर ज्यादा है, व्हाई इट इज। और इंडियम और थैलियम में भी थैलियम का साइज थोड़ा ही बड़ा होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड द सेम वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर। अब बताना क्या है हमें कि भाई एल्यूमिनियम का साइज बड़ा क्यों है, गैलियम का साइज छोटा क्यों है। कोई बता सकते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, राइट। शील्डिंग इफेक्ट होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है बेसिकली कि भाई आपके पास जो इनर ऑर्बिटल है वो काइंड ऑफ न्यूक्लियस को शील्ड करके रखती है, जिससे कि आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कम फील होता है, ठीक है। तो यहाँ गैलियम की प्रॉब्लम क्या है, गैलियम हैज पी, एल्यूमिनियम को अगर हम देखें और गैलियम को, ठीक है, तो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S2P1, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा गैलियम का, 3D10 4s2 एंड 4p1, ये 3s2 3p1 हो गया यहाँ पे नोबल गैस के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर जो p इलेक्ट्रॉन है, जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल की क्या होती है, पुअर शील्डिंग, सॉरी s ऑर्बिटल की शील्डिंग सबसे ज्यादा होती है, d ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो शील्डिंग है वो बहुत सही है, ठीक है। तो शील्डिंग मीन्स दे आर शील्डिंग द न्यूक्लियस, तो इस इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स फील हो रहा है, तो दिस इलेक्ट्रॉन feels less attraction from nucleus, तो इसको अट्रैक्शन कम फील होता है। यहीं पर जो डी ऑर्बिटल है इसी क्या है, पुअर शील्डिंग है। अगर शील्डिंग इफेक्ट के ऑर्डर की हम बात करें, शील्डिंग की अगर हम बात करें तो S सबसे बेटर होता है, देन P, देन D एंड देन F। तो D और F को हम बोलते हैं कि भाई इनकी शील्डिंग जो है पुअर है, पुअर शील्डिंग, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मोस्टली डिफ्यूज्ड है, चारों तरफ फैला हुआ है, तो बहुत ज्यादा इसमें
शील्डिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अगर इसकी पुअर शील्डिंग है, यानी कि जहां पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का बहुत सारा अट्रैक्शन यहाँ पर लग रहा है, तो इट विल फील, दिस फील्स मोर अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस। अब भाई इसको ज्यादा अट्रैक्शन फील होगा तो क्या होगा, एटम छोटा हो जाएगा, तो दिस एटम इज गोइंग टू श्रिंक। तो इसलिए जो साइज है वो एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है गैलियम से। एक्सेप्शन ये हम पढ़ लेते हैं, बेसिकली आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ शील्डिंग। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। इसको एक बार आप लिख लीजिए यहाँ तक, देन आगे की बात करते हैं। लिख लिया सर। आप मेरे साथ साथ ही लिख रहे हैं क्या? लिख लिया सर। ठीक है, देखिए आपको अगर फॉलो करने में प्रॉब्लम होती है, इफ आई एम गोइंग टू फास्ट, तो समझने के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, लिखने का टाइम मैं एनीवे दे दूंगा आपको। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखने का टाइम एनीवे आई विल गिव यू टाइम। ठीक है, तो यहाँ तक सबने लिख लिया है? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये तो हो गई बात साइज की, साइज में एक्सेप्शन था वो देख लिया हमने। लेट्स टॉक अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि अगर मुझे एक गैसियस एटम से, एक गैसियस एटम से जो सबसे दूर वाला इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको बाहर निकालना है, तो दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। बेसिकली एक एटम को आयन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जनरल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अब साइज इंक्रीज हो रहा है तो भाई जो इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस से दूर दूर जाता जा रहा है, साइज इंक्रीजेस, सो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दैट इज द जनरल ट्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर की अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो बोरॉन की सबसे ज्यादा होती है, देन थैलियम, देन गैलियम, एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम। बेसिकली थैलियम यहाँ पे होना चाहिए था, वो यहाँ आ गया बीच में। ठीक है, इसमें भी जो गैलियम और एल्यूमिनियम है वो बहुत क्लोज ही है। तो आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो गैलियम एंड एल्यूमिनियम आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो इट इज़ अराउंड 579 एंड दिस वैल्यू इज़ 577, तो दे आर वेरी वेरी क्लोज। ठीक है, ये किलो जूल पर मोल की बात कर रहे हैं, दिस इज इन किलो जूल पर मोल। अगेन वैल्यूज आर नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी की। इसमें ध्यान रखिएगा डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है आयोनाइजेशन एनर्जी, बट थैलियम जो कि लास्ट में होना चाहिए था वो बोरोन के जस्ट पीछे है। ठीक है, उसकी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से थोड़ी सी ही कम है। थर्ड इज डेंसिटी। डाउन द ग्रुप डेंसिटी जनरली इंक्रीज करती है, डेंसिटी इंक्रीजेस। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम,
डेंसिटी में कोई भी एक्सेप्शन कुछ नहीं है, डाउन द ग्रुप इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। फोर्थ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको याद ही होगा कि अगर बॉन्ड में दो अलग अलग एटम हैं, आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है, तो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो कुछ एटम्स की एबिलिटी होती है कि बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ वो खींच सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहाँ मोस्टली एलिमेंट मेटल्स ही हैं। ओके, वाई डेंसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। देखिए डेंसिटी क्या होती है अपनी, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है और वॉल्यूम के साथ साथ जो आपका मास है, एटॉमिक मास, दैट इज आल्सो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है ना, वो हमने यहाँ लिखा है। तो मोर और लेस इट इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट कि भाई जो डेंसिटी वाला फैक्टर है वो इतना डोमिनेटिंग नहीं है जितना कि मास वाला फैक्टर है। ठीक है, मास भी इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रही है, बट मास ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो बोरोन इज द हाईएस्ट, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, देन थैलियम, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम की सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, बेसिकली मेटल है। ठीक है, गैलियम है नहीं, तो सारे ही मेटल है, बट एल्यूमिनियम हैज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल। तो ये एल्यूमिनियम वाला पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये यहाँ पर नहीं है, ये एकदम एंड में है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपने बॉन्डिंग में शायद पढ़ा होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से एक चीज पढ़ी होगी आपने। इनर्ट पेयर इफेक्ट, किसी को याद है इनर्ट पेयर इफेक्ट? एस ब्लॉक के एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में। राइट, कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो लोन पेयर की फॉर्म में रहते हैं। हालांकि दे शुड बी एबल टू फॉर्म बॉन्ड, बट दे रिमेन एज नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए बोलते हैं इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ इस ग्रुप में ये काफ़ी हमें देखने को मिलता है। इसका बेसिकली इफेक्ट क्या होता है कि आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट डिक्रीजेस बाय 1, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से डिक्रीज हो जाती है, 2 से डिक्रीज होगी। तो बोरॉन और कार्बन वाले ग्रुप को अगर हम देखें तो यहाँ एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो यहाँ आप देखेंगे टिन एंड लेड आर क्लासिक एग्जांपल्स कि जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 4 है। टिन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2, +4। सेम फॉर लेड ऑल्सो, +2 एंड +4। ठीक है, यहाँ पर टिन की अगर हम बात करें तो +4 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ज़्यादा स्टेबल होती है, टिन +4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहता है। ठीक है, और लेड के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 वाली ज़्यादा स्टेबल होती है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट है लास्ट में आकर के दैट बिकम्स मोर स्टेबल। ठीक है, सिमिलरली थैलियम के लिए +1 होती इसमें +1 है। ठीक है, यहाँ पर +1 इज मोर स्टेबल फॉर दिस वन।
सिमिलरली इंडियम की अगर हम बात करें तो +3 एंड +1, यहाँ भी +1 ज्यादा स्टेबल होती है। Here also +1 is more stable. ठीक है। गैलियम में हम देखेंगे तो +3 ज्यादा स्टेबल होगा। इफ वी गो फॉर गैलियम, यहाँ +3 इज मोर स्टेबल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? डाउन द ग्रुप जाने पर जो स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्यों ज्यादा स्टेबल हो जाती है? तो इसको समझने के लिए टिन और लेड का एग्जांपल लेते हैं। इस सेम लॉजिक यहाँ पे काम करता है। टिन और लेड में आप देखेंगे तो tin you will have noble gas, then D10 configuration, then you have S2 and T2 configuration। ठीक है। सिमिलरली लेड में अगर आप देखेंगे तो लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि डी, यहाँ पर F14 भी आ जाएगा, F इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है, S2 एंड P2। यहाँ लिख लेंगे 3D 5 5 4F 5D 6 एंड 6। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि देखो डी तो दोनों में ही कॉमन है, तो डी का इफेक्ट तो यहाँ लग ही रहा होगा। टिन और लेड में डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है आपका एफ ऑर्बिटल में। अभी हमने थोड़ी देर पहले शील्डिंग की बात करी थी, तो यहाँ पर जो एफ ऑर्बिटल है उसकी क्या है? पुअर शील्डिंग है, शील्डिंग खराब है, तो ये न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होगा। Although D also have poor shielding, but D is common in both। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको कंपेयर नहीं कर रहा। एक्स्ट्रा यहाँ पे 4F इलेक्ट्रॉन्स आए हैं जो कि और भी पोअर शील्डिंग दिखाते हैं। तो ये जो S वाला इलेक्ट्रॉन है, दिस S इलेक्ट्रॉन, दिस 6S इलेक्ट्रॉन will feel strong attraction from nucleus, so it won't participate in bonding, participate in bonding। ठीक है, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो क्या होगा? इट विल रिमेन एज इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए नाम क्या दिया है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये क्या है? वो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करना चाहिए बॉन्डिंग में, बट इट इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस। तो इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नॉन रिएक्टिव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसलिए पूरे इफेक्ट का नाम क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका कि भाई आपका जो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल। तो यहाँ पे वो इफेक्ट मुझे लेड में जाकर के दिखाई देता है कि +2 ज्यादा स्टेबल है, +4 स्टेबल नहीं है। यहाँ पर वो इफेक्ट यही दिखाई दे जाता है इंडियम में, +1 +3, +1 ज्यादा स्टेबल है, यहाँ +1 ज्यादा स्टेबल। गैलियम में +3 इज मोर स्टेबल। ठीक है,
अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपके पास एक ऑक्साइड है SnO2 SnO एंड PbO2, ठीक है, दो ऑक्साइड हैं। आपसे पूछा जा रहा है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मुझे पता है टिन की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, टिन +4 जो है वो स्टेबल है, टिन +4 में रहना चाहता है। लेकिन लेड कहाँ रहना चाहता है? Pb2+, ये स्टेबल है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखिए क्या है, +2। तो ये +2 से कहाँ जाना चाहेगा? टिन +4 जाना चाहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। सिमिलरली इट इज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कहाँ जाना है? लेड 2+ बनाना है, Pb2+। तो जो आपका PbO2 है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Pb जब +4 स्टेट में होता है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। टिन जब +2 में होता है तो इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये उल्टा है, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये फिनोमेना हमको देखने को मिलता है कि SnO इज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड PbO2 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ओके, भाई ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे हैं हम? No, No. sir. समझ में आ रहा है सबके? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये नोट कर लीजिए यहाँ से। Sir, scroll down कर दो। देखिए, जब आप नोट्स बना रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो मैं लिख रहा हूँ दैट इज़ द मिनिमम जो आपको लिखना ही है, ठीक है। इसमें ये नहीं सोचना कि ये तो मुझे आता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। वट एवर आई एम राइटिंग यू हैव टू राइट इट, ठीक है। मैंने कोई डायग्राम बना दिया, वो भी राइट डाउन करना है। अदर देन दैट, आपको कुछ ऐसा लगा कि भाई हमने जो एक्सप्लेन करा है, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया, लेकिन हमने वो एक्सप्लेनेशन लिखी नहीं, वर्ड्स में नहीं लिखी, बस बोल दिया हमने, तो यू कैन राइट दैट एक्सप्लेनेशन इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, वो भी आपको लिखना चाहिए। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा नोट्स बनाते समय कि जो बोर्ड पे लिखा है, जो हमने यहाँ लिख दिया है स्लाइड पे, दैट इज़ द मिनिमम दैट यू हैव टू राइट डाउन, ठीक है। और कुछ आपको समझ में आया एक्स्ट्रा चीज़ें तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, वो भी आपको लिखना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको याद रहे आगे क्या पढ़ा था।
ये लिख लिया है सबने? Yes, sir. ओके, किसी ने नहीं लिखा हो तो बता दिया करो, ठीक है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए इस ग्रुप में क्या ध्यान रखना है, गैलियम +1 जो है वो +3 में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, तो दैट इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग एजेंट। और ये दोनों क्या है, +1 वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ +3 वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ भी +3 होता है, तो थैलियम या इंडियम +3 में है तो दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गैलियम अगर +1 में है तो इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, सिमिलर टू टिन, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट का आइडिया तो सबको ही होता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो सबको पता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट का डेटा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, तो डिग्री सेंटीग्रेड में हम लिख लेते हैं। दिस इज 2180। अगेन नंबर्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी नंबर्स आपको याद नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। नो वन विल आस्क यू बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, आपको ट्रेंड्स याद होने चाहिए। तो दिस इज 2180। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि डिफरेंस कितना है, हम नंबर्स लिख रहे हैं बट ये आपको याद नहीं रखना। 157 एंड 303, ठीक है। तो एक तो आपको एकदम से दिखना चाहिए ये 30 डिग्री। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि रूम टेम्परेचर 25 होता है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा हीट करेंगे तो गैलियम लिक्विफाई आ जाएगा। मतलब इवन हाथ पे रखते हैं ना, तो बॉडी हीट से ये लिक्विफाई हो जाता है। गैलियम को अगर आपने हाथ में ले लिया तो हाथ में ही आपके लिक्विफाई हो जाएगा बॉडी से हीट लेके। तो गैलियम हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, फॉर ए मेटल इट इज वेरी वेरी लो। एल्यूमिनियम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 660। लेकिन यहाँ दोनों में डिफरेंस देखिए, बोरोन और एल्यूमिनियम में इट्स अ ह्यूज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर यहाँ ट्रेंड्स की हम बात करें तो गैलियम सबसे कम है, इंडियम, थैलियम, एल्यूमिनियम एंड देन बोरोन। अब ये समझने की बात है कि बोरोन भाई ये एक्सट्रीमली हाई, एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों लेके बैठा हुआ है, ठीक है। तो व्हाई डज दैट हैपन? तो बोरोन के साथ क्या है, बोरोन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देता है, ठीक है। बोरोन एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ, बोरोन एग्जिस्ट इन a form of covalent polymer। तो बोरोन ऐसा नहीं है कि एक एक बोरोन का मॉलिक्यूल अलग अलग है, ठीक है। बोरोन का जो स्ट्रक्चर है वो एक लार्ज कोवलेंट मॉलिक्यूल टाइप का है, thus it has exceptionally high melting point, exceptionally high melting point। अभी बोरोन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो भाई आपका जो बोरोन है वो बोरोन एग्जिस्ट एज B12 यूनिट्स, 12 बोरोन को मिलाकर के एक मॉलिक्यूल बनता है, एक पॉलीमर बनता है, उस टाइप में बोरोन एग्जिस्ट करता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है आइकोसाहेड्रन, आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर। आइकोसाहेड्रन आप ऐसे समझिए कि टेट्राहेड्रन आपने देखा होगा, टेट्राहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन। टेट्राहेड्रन का मतलब क्या है, ऐसी रेगुलर शेप जिसमें 4 फेसेस हैं, राइट। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है, ऐसी रेगुलर शेप
जिसमें 8 फेसेस है, 8 फेसेस। तो आइकोसाहेड्रन का मतलब क्या है? ऐसी रेगुलर शेप्स जिसमें वी हैव 20 फेसेस, ठीक है। तो दैट इज नोन एज आइकोसाहेड्रन। आइकोस मीन्स 20। तो 12 वर्टिसेस होंगे, 12 के 12 पे कोवलेंटली बॉन्डेड बोरोन बोरोन होता है, ठीक है। तो इस आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर की वजह से बोरोन का जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज वेरी वेरी हाई बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ये याद रहेगा सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। फाइनली गैलियम की अगर हम बात करें, गैलियम एग्जिस्ट एज गैलियम 2 मॉलिक्यूल, दो के मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये तो बात हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज की, इसको भी आप लिख लीजिए। देन वी विल स्टार्ट विथ केमिकल प्रॉपर्टीज। ये फिजिकल प्रॉपर्टी की बात होगी। Done. ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखेंगे भाई? ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होती है, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, या वाटर के साथ, मेजरली यही रिएक्शन होती है। तो बोरोन की अगर हम बात करें, रिएक्शन टुवर्ड्स एयर, तो एयर में दो कंपोनेंट हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो क्रिस्टलाइन जो बोरोन होता है इट इज मोर और लेस नॉन रिएक्टिव। क्रिस्टलाइन बोरोन डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। एल्यूमिनियम रिएक्शन कर सकता है, बट एल्यूमिनियम only reacts to form a thin protective oxide layer, protective oxide layer। तो एल्यूमिनियम आपका रिएक्शन कर लेगा Al2O3 की, अगर फ्रेश एल्यूमिनियम है तो, ठीक है। नॉर्मल एल्यूमिनियम अगर आप लेके जाएंगे मार्केट से ऑक्सीजन के साथ, इसको एयर में रख दो तो कोई रिएक्शन नहीं होती, रस्टिंग भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। रीज़न क्या है कि थोड़ा सा रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है ऑक्साइड की। अब ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये आगे फर्दर रिएक्शन नहीं करने देती, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ओनली रिएक्ट टू फॉर्म ए थिन प्रोटेक्टिव लेयर, ऑक्साइड लेयर, एंड
then there is no further reaction, no further reaction. तो एक स्मॉल लेयर बन जाएगी, थिन लेयर बन जाएगी, उसके बाद रिएक्शन नहीं होगी. अगर आपके पास अमोर्फस बोरोन है तो ये रिएक्ट कर लेता है. अमोर्फस फॉर्म में बोरोन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा B2O3, काइंड ऑफ लाइक Al2O3, सेम टाइप की ऑक्साइड बनाता है. सिमिलरली एल्यूमिनियम आपने पाउडर फॉर्म में ले लिया जिसपे ऑक्साइड लेयर नहीं है, तो एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Al2O3. नाइट्रोजन के साथ दोनों रिएक्ट कर सकते हैं, पर ये रिएक्शन लो टेम्परेचर्स पे नहीं होती, इट्स रिक्वायर्ड वेरी हाई टेम्परेचर. ठीक है, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर अगर हम रखेंगे तो यू विल गेट बोरोन नाइट्राइड Bn, बोरोन नाइट्राइड. यहीं पर अगर आप रिएक्शन कराएंगे एल्यूमिनियम से, अगेन यू नीड हाई टेम्परेचर, तो आपका कंपाउंड बनेगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड. ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना. यहाँ पर याद रखिएगा कि जो बोरोन ऑक्साइड है ये एसिडिक नेचर होता है इसका, और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इट इज एम्फोटेरिक नेचर. ठीक है, ये चीज याद रखिएगा. एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या है कि जब पानी में इसको डालेंगे तो एसिड बनेगा, इट कैन रिएक्ट विद बेसिस. एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एम्फोटेरिक में क्या होता है, एम्फोटेरिक मींस इट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस. ठीक है, तो ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें, यहाँ लिख लेते हैं नोट्स, ये याद रहना जरूरी है हमें. ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो आई कैन डिवाइड ऑक्साइड्स मेजरली इन 4 कैटेगरीज. एसिडिक ऑक्साइड, then you can have basic oxides, then you can have amphoteric oxides, and then you can have neutral oxides. ठीक है, तो एसिडिक ऑक्साइड में क्या है, एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेस, इट कैन रिएक्ट्स विद बेस, इसीलिए तो एसिडिक नेचर इसका दिखेगा. बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड, तो ये एसिड के साथ इजीली रिएक्ट कर लेता है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स reacts with both acid and base, with both acid and base. तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड दोनों के साथ रिएक्ट करती है. न्यूट्रल ऑक्साइड, भाई न्यूट्रल ऑक्साइड क्या करेगा, तो न्यूट्रल ऑक्साइड डू नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस, विद एसिड और बेस. ठीक है, तो एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करेगा. एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एसिडिक ऑक्साइड में, अब एग्जाम्पल ले लीजिए CO2, B2O3, सारे एग्जाम्पल नहीं लिख रहे, सम एग्जाम्पल्स. बेसिक ऑक्साइड्स में मेटल ऑक्साइड्स ले लीजिए, Na2O, K2O. ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड Al2O3, ZNO. व्हाट अबाउट न्यूट्रल ऑक्साइड CO, NO, N2O. ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करते. ठीक है,
तो these are the 4 types of oxide that you can have. इसमें से B2O3 is acidic, that means it can react with a base. पानी में डालेंगे तो ये बोरिक एसिड बनाएगा. Al2O3 एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है. ठीक है. So this is important categorization. इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए. So done. ओके. ठीक है. तो ये तो बेसिक एयर के लिए रिएक्शन हो गई. कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ एक नोटेबल कंपाउंड जो है दैट इज हाइड्राइड. हाइड्राइड में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज डाइबोरेन. ठीक है. और यू कैन से बोरोन हाइड्राइड. बोरोन हाइड्राइड. बोरोन हाइड्राइड इज BH3. डाइबोरेन क्या है? BH3 बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता इस तरीके से. इट एग्जिस्ट एज B2H6. डाइबोरेन एक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है. तो B2H6 की अगर हम बात करें डाइबोरेन की, तो इट इज ए टॉक्सिक गैस, पॉइजनस गैस होती है. अगर एयर में इसको हम खुला छोड़ देते हैं तो इट इमीडिएटली कैचेस फायर immediately. So you have to be careful with it immediately in presence of air. Actually आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई
एस ब्लॉक या पी ब्लॉक कंपाउंड जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एयर से रिएक्शन क्या है या वाटर से रिएक्शन क्या है। व्हाई वी नीड टू डू दिस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। तो एयर से रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होती है? यूजुअली कोई भी नया कंपाउंड है या कोई भी नया एलिमेंट है आपके पास, तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि उसकी एयर से रिएक्शन क्या है या फिर वाटर से रिएक्शन क्या है। तो दैट इज फॉर द सेफ्टी पर्पस कि आप किसी भी एलिमेंट को जब हैंडल कर रहे हैं तो यू शुड नो कि भाई जैसे ही आपने बॉक्स ओपन करा एलिमेंट का, तो क्या एक्सप्लोजन तो नहीं हो जाएगा एयर कॉन्टेक्ट में आते ही, ठीक है। तो यू शुड नो कि एयर के साथ इसकी रिएक्टिविटी क्या है, या एयर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो हो सकता है वो कंपाउंड जो है मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर ले। फॉर एग्जांपल सोडियम जो है वाटर के साथ इजीली रिएक्शन कर लेता है, तो देन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द मॉइस्चर लेवल इन एयर, ठीक है। तो स्टोरेज की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए कोई भी नई चीज़ हमारे पास केमिस्ट्री में अगर है तो फर्स्ट थिंग वी वांट टू नो इज कि व्हाट इज द रिएक्शन विद एयर, रिएक्टिविटी विद एयर एंड रिएक्टिविटी विद वाटर। क्योंकि जैसे ही मैं उसको ओपन करूंगा कहीं 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 पे भी रखेंगे तो उसके आसपास हमेशा क्या होगा, एयर होगा या फिर वाटर होगा। तो इसलिए ये दो रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो डायबोरिन की केस में आप एयर में खुला नहीं छोड़ सकते इसको, इट इमीडिएटली कैचेस फायर, रीजन बीइंग इट इज हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है, इट इज हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल। B2S6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाएगा क्या, B2O3 प्लस H2O प्लस एक्सप्लोजिव हीट। एक्सप्लोजिव हीट मतलब काइंड ऑफ एक्सप्लोजन की तरह आपको ये रिएक्ट करेगा। अब रीजन क्या है इसका? तो रीजन है इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना। दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे आपने बॉन्डिंग अगर देखी होगी B2S6 की, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन वी हैव वन वन बोरॉन, बीच में दो हाइड्रोजन हैं। अब ये जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ये दोनों जगह डिलोकलाइज हो जाते हैं। ये ब्रिज बॉन्डिंग आपने देखी होगी, दिस इज नोन एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दो ही हैं, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन तो दो ही हैं, लेकिन कितने एटम्स के अराउंड ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन? तो 1 2 एंड 3, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सिमिलरली अगर इस बॉन्ड को देखूं मैं तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है दो एटम के बीच में, तो इट इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब सबसे कॉमन बॉन्ड यही होता है तो इसको अलग से नाम नहीं दिया हमने। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या ब्रिज बॉन्ड टाइप का बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, बोरॉन का ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो इसको मिला नहीं है। जो भी इलेक्ट्रॉन थे या हाइड्रोजन के थे तो वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या यहाँ पे कोई बता सकता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बोरॉन का? sp2 sp2, वाई sp2? क्योंकि bs3 sp2 है और कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने नहीं दिए। sp2 को कोई रीजन बता सकते हो आप कि वाई वी आर सेइंग sp2? 3 bond pair नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स काउंट कर लिया आपने कि 3 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर है, राइट। देखिए यहाँ पे जब आप sp2 बोल रहे हैं तो लेट्स सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर आप बात करते हैं bs3 की, नॉर्मल bs3 मॉलिक्यूल, लेट्स से इट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, बोरॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है एक्स्ट्रा, तो वी हैव 3 बॉन्ड पेयर्स। 3 बॉन्ड बनाने के लिए 3 ऑर्बिटल चाहिए,
तो एक S और 2 P, sp2. देयर इज नो लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. अब यहाँ बॉन्ड बना लिया, फिर भी इलेक्ट्रॉन तो कुछ एक्स्ट्रा आया नहीं है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो सिर्फ इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इज द ऑर्बिटल. हाउ मेनी ऑर्बिटल्स डू यू नीड? वी नीड 3 ऑर्बिटल्स टू मेक 3 बॉन्ड्स. यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं बोरॉन के पास? 3. अब कहेंगे आप 3 ही है भाई, पहले भी 3 ही थे, अभी भी 3 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है, तो ये तो पार्शियल बॉन्ड है. लेकिन क्या ये पार्शियल बॉन्ड बिना ऑर्बिटल के बन जाएगा? No, sir. नहीं बनेगा ना. तो आई नीड सम ऑर्बिटल टू मेक दिस बॉन्ड, और वो p ऑर्बिटल होगा. तो s 1 2 3 4, अगर 4 जगह से इंटरेक्शन हो रहा है तो आई नीड 4 ऑर्बिटल्स फॉर दैट इंटरेक्शन. तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp3. दिस इज ऑल्सो sp3. तो कभी भी आपको कंफ्यूजन हो ना, तो डोंट गो विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर और दैट, गो विद द स्ट्रक्चर. क्या ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है? डेफिनेटली यस. ये दोनों हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन है, ये पूरा इन द प्लेन है. ठीक है, तो इट इज ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो हाइब्रिडेशन मस्ट बी sp3. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है. ठीक है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड. ऑल्दो इट इज ए नॉट फॉर्मल टर्म, बनाना बॉन्ड इज नॉट ए फॉर्मल टर्म, कुछ लोग बोलते हैं. ठीक है, तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है. अब क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए हाईली रिएक्टिव है. तो जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा, इमीडिएटली एक्सप्लोजन होगा. क्या बनेगा? बोरॉन ऑक्साइड. ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड रेस्ट विल फॉर्म वाटर. ठीक है, नाउ अब इसको बनाएंगे कैसे हम? लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन. प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो 3-4 रिएक्शन आपको याद रखनी है. NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें डाल दीजिए I2, तो आपका बन जाएगा B2H6 प्लस NaI प्लस हाइड्रोजन. बैलेंस कर सकते हैं इसको, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो. एक तो ये हो सकता है NaBH4 की रिएक्शन आयोडीन से करवा दीजिए आप. दूसरा हो सकता है कि भाई इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं, तो इंडस्ट्रियल मेथड क्या है? इंडस्ट्रियल मेथड, तो इंडस्ट्रियल मेथड में क्या करेंगे? बोरोन फ्लोराइड, इसको ले लो लिथियम हाइड्राइड के साथ. ठीक है, यहाँ पे H माइनस आयन है, और हाई टेम्परेचर ले लो, हाई टेम्परेचर. तो यहाँ क्या होगा? यू विल गेट B2H6 एंड LiF. तो अगेन यू कैन डू द बैलेंसिंग. तो भाई यहाँ पर 2 बोरॉन चाहिए, 6 फ्लोरीन के लिए वी नीड 6 एंड दिस इज 6. ओके, लिथियम हाइड्राइड की जगह यू कैन यूज सोडियम हाइड्राइड ऑल्सो, एक ही बात है, डज नॉट रियली मैटर. B2H6 प्लस सोडियम फ्लोराइड NaF. तो ये तरीका हो सकता है कि जो फ्लोराइड है उसको आप रिड्यूस कर लो हाइड्रोजन से H माइनस. तो यहाँ बेसिकली काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है. F माइनस हटके क्या आ गया? H माइनस. तो BH3 था, 2 BH3 डाइमराइज होके B2H6 बना रहे. अगर आपको BCl3 से बनाना है, ये तो BF3 से बना रहे थे, लेट्स से BCl3 से बनाना है, तो BCl3 से आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ले लीजिए अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है.
ये ले सकते हैं। तो ये भी H माइनस का सोर्स है। तो अगेन काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यू विल गेट B2H6 and LiCl AlCl। BCl3 की जगह BF3 भी ले सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सेम चीज है, B2H6 लिथियम फ्लोराइड एंड एल्यूमिनियम फ्लोराइड। तो दोनों दोनों में ही काम करता है। BCl3 भी यूज कर सकते हैं, BF3 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। डी ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट है। बाय पासिंग ए साइलेंट चार्ज, स्पार्किंग करवा रहे हैं बेसिकली। साइलेंट चार्ज through a mixture of BCl3 एंड हाइड्रोजन। तो BCl3 और हाइड्रोजन को डायरेक्टली रिएक्ट करवा लो। तो इसके लिए हमें चार्ज पास करना पड़ेगा। तो BCl3 प्लस H2 गैस साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो you will get B2H6 plus HCl। ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको पता है क्या है? Reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है? तो यहाँ पर इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है, माइनस लिथियम प्लस, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे ये क्या है, ये चीज सोर्स ऑफ H माइनस आयन। हालांकि ये फ्रीली H माइनस नहीं देगा, जब भी रिएक्शन होगी तो इट विल गिव H माइनस आयन। तो ये H माइनस आयन आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए एक बार।
स्क्रॉल कर दीजिए सर। हो गया सर। ओके, ठीक है, ये तो हो गई प्रिपरेशन की बात। लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शंस ऑफ डायबोरिन। H2S से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? तो यू विल गेट बोरिक एसिड H3BO3 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तो हो गई वाटर से रिएक्शन। कोई बेस ले लेते हैं KOH इन वाटर, तो क्या रिएक्शन होगी? तो आपका बनेगा KBO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन से हम रिएक्शन देख ही चुके हैं, B2O3 H2O हीट। अगर यहाँ टेम्परेचर हम बहुत ज़्यादा कर दें, रेड हॉट टेम्परेचर मीन्स हाई टेम्परेचर, तो इट विल डिकम्पोज बोरॉन एंड H2, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। यहीं पर अगर इसकी रिएक्शन कराएं हम लिथियम हाइड्राइड से, तो आपका बन जाएगा लिथियम बोरोहाइड्राइड। इट्स काइंड ऑफ लाइक NaBH4, Na की जगह क्या है? लिथियम। तो लिथियम हाइड्राइड इन ईथर। और क्या रिएक्शन हो सकती है? Cl2 के साथ रिएक्शन करा लें इसकी, तो ये बन जाएगा BCl3 प्लस BCl3 प्लस HCl।
B2H6 की ड्राई HCl से अगर रिएक्शन कराएंगे, ड्राई HCl in presence of anhydrous AlCl3, तो यहाँ पे आपका बनता है क्लोरोडाइब्रोमीन, एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है, दिस इज नोन एज क्लोरोडाइबोरेन एंड H2। तो ये कुछ जनरल रिएक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन, वाटर, बेस, क्लोरीन एंड लिथियम हाइड्राइड, डिकम्पोजिशन एंड हाई टेम्परेचर एंड ड्राई एसिड। एक और जो इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ रिएक्शंस है दैट आर रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमीन्स, रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमीन्स। तो अमोनिया और अमीन्स के साथ ये B2H6 एडक्ट्स फॉर्म करता है। व्हाट आर एडक्ट्स? तो एडक्ट का मतलब सिंपल सा यही है, इट इज एडिशन ऑफ टू कंपाउंड्स, सिंपल एडिशन ऑफ टू कंपाउंड्स। तो कौन एडक्ट फॉर्म करेगा? तो आपको दो मॉलिक्यूल चाहिए, एक मॉलिक्यूल ऐसा लो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी है, BF3, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी है, खाली ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एक मॉलिक्यूल आप ऐसा लीजिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब लोन पेयर है, NH3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब जैसे ये NH3 कॉन्टैक्ट में आया, होगा क्या, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर दिए, तो क्या बन गया आपका BF3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड NH3। इसको हम बोलते हैं एडक्ट। एडक्ट मींस एडिशन ऑफ टू कंपाउंड। तो कब बनेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो BH3 है, इट कैन फॉर्म एडक्ट्स विद अमीन्स एंड अमोनिया। तो अगर यहाँ बात करें हम 3 डिग्री अमीन की, पहले लेट्स टॉक अबाउट 3 डिग्री अमीन। तो आपके पास B2H6 है, यहाँ पर अगर आप 3 डिग्री अमीन ले रहे हैं NR3 टाइप से, तो इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल ले लें इसको, तो ये आपका हो गया लुईस बेस। लुईस बेस क्या है? जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सिमिलरली आप ऊपर वाले में देख सकते हैं, दिस इज लुईस बेस, दिस इज लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन है? जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये लुईस एसिड हो गया। अब जब यहाँ 3 डिग्री अमीन से हम रिएक्शन कराते हैं, 2 डिग्री 1 डिग्री के लिए डिफरेंट होगा, 3 डिग्री के लिए जब आप रिएक्शन कराएंगे, तो जब B2H6 को ब्रेक करेंगे तो इट विल ब्रेक सिमेट्रिकली, इस तरीके से ब्रेक होगा, सिमेट्रिकली ब्रेक करेंगे, तो BH3 एंड BH3। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एडक्ट बन गया आपके पास, दो मॉलिक्यूल BH3 NH3 एडक्ट, ठीक है, वेरी सिंपल मॉलिक्यूल, बराबर टूटा, ये BH3 बना, BH3 के बाद इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए, यू गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडक्ट, ठीक है। सिमिलर रिएक्शन आप CO के साथ भी करा सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो व्हाट यू कैन गेट BH3 एंड CO। लेकिन यही रिएक्शन अगर आप अमोनिया से कराते हैं या 1 डिग्री या 2 डिग्री अमीन से कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होती है।
ये आपका B2S4 का मॉलिक्यूल है, B2S6 का। यहाँ पर आप ले लीजिए 1 डिग्री अमीन, लेट्स से either you can take 1 degree amine or you can take 2 degree amine. ठीक है, दोनों में सेम टाइप की रिएक्शन होती है। यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो इस साइड से होगा, इस तरीके से एसिमेट्रिक ब्रेकिंग होगी। ठीक है, तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर 4 हाइड्रोजन गए तो ये क्या बन गया BH4 माइनस, ये क्या बन गया BH2 प्लस। ठीक है, तो लिखने को हम क्या लिखेंगे, B2H6 डॉट 2RNH2, दो मॉलिक्यूल अमीन, 1 डिग्री वाला मैं बता रहा हूँ, बट सेम रिएक्शन इज 2 डिग्री विद ऑल्सो, 2 डिग्री के साथ भी सेम ही होता है, बस यहाँ RNH आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो ये आपका एडक्ट बन गया, बट ये टिपिकल आपके पुराने वाले एडक्ट जैसा नहीं है। ठीक है, इट इज डिफरेंट। डिफरेंट क्या है कि भाई ये आयनिक कंपाउंड है। कैसे, तो एक तो हमारा बना था BH4 माइनस, तो BH4 माइनस के साथ आपका RNH2 है, सॉरी BH4 माइनस के साथ RNH2 क्यों होगा, जरूरत ही नहीं है इसको तो इलेक्ट्रॉन की। जो BH2 प्लस है इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की, तो मतलब 2 लोन पेयर चाहिए इसको, तो इसके साथ ये RNH2 है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, चार्ज क्या है ओवरऑल, भाई ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज इज पॉजिटिव, एंड यू हैव BH4 माइनस जो कि खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका एडक्ट बना है वो क्या है, वो यहाँ पर एडक्ट इज द कॉम्प्लेक्स कैटायन दैट यू हैव। ठीक है, यहाँ तो कोई एडक्ट है ही नहीं, तो 3 डिग्री और 2 डिग्री में रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ये याद रखना आपको। भाई ये समझ में आया, यहाँ पर सिमेट्रिकली ब्रेक कर रहे हैं 3 डिग्री अमीन के केस में, 2 डिग्री अमीन में, 1 डिग्री अमीन में और अमोनिया में एसिमेट्रिक ब्रेकेज होता है BH4 माइनस एंड BH2 प्लस। BH2 प्लस को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 NH2 लेकर के ये कैटायन बनाता है, एंड BH4 माइनस एज इट इज रहता है। इज इट क्लियर? यस सर। ये समझ आ रहा है? यस, Yes. ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आयनिक फॉर्म में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो वी आर गोइंग टू नीड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस। सिमिलरली 3 डिग्री है, सॉरी 2 डिग्री है, तो यहाँ R2 आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा बाकी। लेट्स टॉक अबाउट अमोनिया से क्या रिएक्शन होगी। तो अमोनिया से भी सेम रिएक्शन होती है। प्लस ट्वाइस ऑफ NH3, ठीक है, सेम इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो BH4 माइनस BH2 प्लस बना। ओवरऑल कंपाउंड को हम कैसे लिखेंगे, B2H6 डॉट ट्वाइस अमोनिया। एक्चुअल में कंपाउंड क्या है, BH2 प्लस जिसके साथ अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, पॉजिटिव चार्ज, एंड BH4 माइनस। तो सिमिलर टू द प्रीवियस रिएक्शन। अब यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा और देख सकते हैं कि इसको मान लीजिए हमने हीट कर दिया, तो हीट करने से क्या होगा, ये बन जाएगा H3 B3N3 बोराजीन। बोराजीन क्या है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो बेंजीन जैसे ही स्ट्रक्चर है, बट क्योंकि बोरोन है तो इनऑर्गेनिक बोल दिया इसको।
स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे, कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन और बोरोन है, अल्टरनेट नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन एंड नाइट्रोजन। तो अल्टरनेट है, बोरोन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन बोरोन को दे रहा है ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए, तो वी हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका हो गया बोराजीन का स्ट्रक्चर। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हकल्स रूल यहाँ आप लगा सकते हैं, इट्स एग्जैक्टली लाइक बेंजीन, बस यहाँ पे एटम्स डिफरेंट है। तो दिस इज एरोमेटिक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल। बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं वो पोलर है, ड्यू टू पोलर नेचर, ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। ठीक है, तो पोलर नेचर का क्या मतलब है, यहाँ पे जो हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया ना, ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं हम। तो नाइट्रोजन पे इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज है और बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज। इसको अगर आप सही से बनाएंगे तो बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन एंड नाइट्रोजन। जब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम नॉर्मल बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इस पे क्या है चार्ज, पॉजिटिव, बोरॉन पे नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ नाइट्रोजन है पॉजिटिव, बोरॉन नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन ये हाईली पोलर कंपाउंड है, तो इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा होती है। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए यहाँ तक। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई, बीच बीच में अगर कोई डाउट आपको आता है तो प्लीज आस्क। सर हाँ सर जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है मतलब इसे पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी सिग्मा बॉन्ड, इट कैन बी पाई बॉन्ड। इससे अगर सिर्फ एक ही बॉन्ड है, जैसे कि यहाँ देखिए ये एडक्ट है, इसमें एक ही बॉन्ड है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्या है, कोवलेंट बॉन्ड ही है, इट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि एक ही एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं, दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए हैं, तो इट इज फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड ही है, बट फर्क क्या है, फर्क इतना सा है कि भाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं वो सिर्फ नाइट्रोजन ने दिए हैं, बोरोन ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ही बॉन्ड है, तो इट हैज टू बी सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम चीज है कि भाई पहले एक ये बॉन्ड बन गया, अब एक और बॉन्ड बनाना है तो ये भी कोवलेंट बॉन्ड, बट नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा, ऑब्वियसली पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी सिग्मा बॉन्ड, इट कैन बी पाई बॉन्ड, कोई इश्यू नहीं है दोनों में। इज इट क्लियर? समझ आ गया क्या? Yes, sir. ओके, और कोई डाउट है तो पूछते जाइए।
हो गया है सर। ये लिख लिया है क्या? यस सर। ठीक है, तो ये बोराजीन हमने कैसे बनाया है? पहले हमने अमोनिया की रिएक्शन कराई, उसके बाद हमारा एडक्ट बना, एडक्ट को हमने हीट करा, तो यू विल गेट बोराजीन। एक सिमिलर प्रोसेस के थ्रू आप दूसरा कंपाउंड भी बना सकते हैं। प्रोसेस सेम ही है, B2H6 लेना है। अमोनिया को अभी आप एक्सेस में ले लीजिए, काफ़ी सारे एक्सेस में ले लीजिए, और इसको कंटिन्यूसली हीट करते रहिए हाई टेम्परेचर। तो प्रीवियस रिएक्शन में 2 अमोनिया ले रहे थे हम और हीटिंग कर रहे थे, यहाँ हाई टेम्परेचर पे हीटिंग कर रहे हैं, NH3 इज इन एक्सेस, तो आपको मिलता है बोरोन नाइट्राइड, Bn, बोरोन नाइट्राइड। बोरोन नाइट्राइड को इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक बेंजीन था, दिस इज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है। और ग्रेफाइट जैसे स्लिपरी नेचर का होता है, वैसे ही ये भी स्लिपरी नेचर का होता है, स्लिपरी लेयर्ड सॉलिड, स्लिपरी लेयर्ड सॉलिड, एकदम ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर है इसका, लेयर स्ट्रक्चर है, इट हैज ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर। तो कैसे देख सकते हैं? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, एक लेयर अगर हम बनाएं तो हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं ग्रेफाइट में, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर। डिफरेंस क्या है? ग्रेफाइट में यहाँ पे कार्बन होता था, हियर यू विल हैव बोरोन एंड नाइट्रोजन अल्टरनेट, तो ये बोरोन है, ये नाइट्रोजन है, दिस इज बोरोन, नाइट्रोजन,
बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन। तो अल्टरनेट नाइट्रोजन बोरोन रहेंगे। ठीक है, ग्रेफाइट में सारे कार्बन होते थे। यहाँ पे आगे एक्सटेंड करता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये इतना सा नहीं है, बस इनफाइनाइट एग्जिस्ट कर रहा है आगे की। नाउ यू हैव डबल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरोन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर इनका चलता रहेगा इनफाइनाइट। तो दिस इज ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर। बस ग्रेफाइट की जगह यू हैव इंस्टेड ऑफ कार्बन यू हैव बोरोन एंड नाइट्रोजन अल्टरनेटिवली। ये क्लियर है सबको? अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, NH3 शुड बी इन एक्सेस एंड यू शुड हैव वेरी हाई टेम्परेचर। तो हाइड्रोजन सारे निकल करके, ऐसा मान लीजिए कि बहुत सारे ये रिंग टाइप के स्ट्रक्चर कंबाइन होके दे फॉर्म से वन फ्यूज्ड लेयर। अब यहाँ पे एक ही लेयर नहीं होगी, नीचे और भी लेयर होंगी जैसे ग्रेफाइट में होती है। हमने एक लेयर बनाया। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। हो गया सर। ओके, ठीक है। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसमें कोई डाउट है स्टार्टिंग से? इज देयर एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? No, sir. ओके, ठीक है। तो इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।